नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज दूरबीन में हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो खबर वक्फ बिल से जुड़ी हुई है। लगातार हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि वक्फ बिल सियासत भी हो रही है, संसद में हंगामा भी हो रहा है, बिल पास भी हो रहा है। आप लोग भी लगातार कमेंट कर रहे थे, क्या सिर्फ भारत में ही वक्फ बिल को लेके इतना शोर है या भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ भी वक्फ बिल का जो है वो कुछ दबदबा है या वक्फ बिल वहाँ पे भी है? वहाँ का वक्फ बिल कैसे काम करता है? वहाँ सरकार के अंडर है या वक्फ बिल इस्लाम के जो नियम है प्रणय उन्हीं में आता है या सरकार के अंडर आता है? क्या कुछ है पाकिस्तान को लेकर हम बात करें आज, तो पाकिस्तान में वक्फ बिल किस तरह से काम करता है? देखिए, पाकिस्तान की बात इसलिए भी यहाँ ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पहले तो जैसा आपने कहा कि इस वक्फ बिल को लेकर जो हंगामा बरपा है वो संसद के बाद अब सड़क पर आ चुका है। तो सड़क तक इस चीज़ का बहुत सारा विरोध हो रहा है। बिल क्या है, कितना है, वो तो कम लोग जानते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वो इमोशनल मुद्दा है, लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा ज्यादा हो गया है, जिसके अंदर जो कानूनी तर्क हैं वो पीछे हो गए हैं और नाराजगी और भावनाएं जो वो आगे आ गई हैं। लेकिन हम दूसरे मुल्कों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं इस समय यहाँ पर क्योंकि हर मुल्क का अपना एक मॉडल होता है। टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जिसका जिक्र संसद के अंदर भी हुआ कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन कहीं भी इस तरीके का मॉडल नहीं है जो हमारे यहाँ अपनाया जा रहा है। इसका जेनेसिस क्या है, इसका इतिहास क्या है? बहुत सारे लोगों के भाषण आपने सुने होंगे, लेकिन इस पूरे वक्त का जो मसला है उसको आपको भारत पाकिस्तान के विभाजन से जोड़कर देखना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान का जो बंटवारा 1947 में हुआ था, उसके बाद वो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान और बाद में 1971 में वो बांग्लादेश बना। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर चूंकि वक्फ का मसला, यानी यहाँ जो मुस्लिम आबादी रहती है उस मुस्लिम आबादी की जो प्रॉपर्टीज थी या ऐसी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने दान खाते में दी थी, यानी एक तरीके से चैरिटी डोनेट की थी। उसके बाद वक्फ औलाद जो होता है, यानी किसी का कोई परिवार नहीं है तो उसकी जो संपत्ति रही वो उसने एक तरीके से समाज के लिए डोनेट कर दी। लेकिन इसका जो प्रबंधन था, मुतवल्लियों की जो व्यवस्था थी, बहुत पुरानी रही है। अंग्रेजों के समय से इसकी व्यवस्था का एक परंपरा बनाई जाने लगी कि कैसे इसका मैनेजमेंट होगा। उसके अंदर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की भी हिस्सेदारी रही। लेकिन उसके बाद आजाद भारत के बाद में व्यवस्था बदली और आजाद भारत के बाद में, यानी अगर हम देखें तो ये व्यवस्था स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके से थी और कई स्टेट्स के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड की जो स्थितियां थी वो भी, यानी अविभाजित भारत में जो उस समय का अंग्रेजों के राज वाला भारत था, उस भारत के अंदर भी ये जो व्यवस्था थी ये कई राज्यों के अंदर शिया और सुन्नी वाली, शिया और सुन्नी वाली भी थी, अलग अलग राज्यों की। चूंकि अवध के अंदर अलग व्यवस्था चल रही थी, मान लीजिए तंजावुर के अंदर आप हैं तो तंजावुर की अलग व्यवस्था थी, वहाँ का की जो लोकल सत्ता थी या वहाँ के जो लोकल राजा थे उनकी वो अलग हिसाब से प्रबंधन कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए बिल्कुल अलग मॉडल चुना, यानी वक्फ पाकिस्तान में भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आई वो समस्या आई भारत और पाकिस्तान के विभाजन से, क्योंकि उस दौरान आबादी की अदला बदली हुई। यानी बहुत सारे लोग, पाकिस्तान जो बन गया था तो भारत से छोड़कर पाकिस्तान चले गए। कई ऐसे थे, बहुत सारे लोग थे, चूंकि वहां पर हिंसा का भी भयानक दौर उस समय चला था और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ था। तो हिंदू और सिख आबादी जो कि आज का पाकिस्तान है वहां से पलायन करके भारत आई। यहाँ पर दिल्ली में, चूंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कई रेफ्यूजी कॉलोनीज हैं, आज भी रेफ्यूजी कॉलोनी उन्हें कहा जाता है। उस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे और ऐसे कई मकान थे जो यहाँ खाली पड़े थे क्योंकि यहाँ से लोग पाकिस्तान गए थे, और ऐसे कई मकान और सैकड़ों का मकान आज भी हैं, ऐसी कई प्रॉपर्टीज आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हें इवैक्यू प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी जो लोग छोड़कर चले गए। भारत में उनके लिए एनिमी प्रॉपर्टी के नाम से एक्ट है और उनमें से कई प्रॉपर्टीज आज भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो धार्मिक जगहें हैं पाकिस्तान की, यानी जो धार्मिक स्थल हैं जो कि धर्म के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, ट्रस्ट थे, श्राइन थी, हॉस्पिटल्स थे, उस समय में जो उस समय का अविभाजित भारत का पाकिस्तान वाला इलाका था, यानी जो अब का पाकिस्तान है, उस समय का वो वाला 47 से पहले का इलाका, चाहे आप लाहौर चले जाइए, पेशावर चले जाइए, बड़ी संख्या के अंदर वहाँ हिंदू और सिख आबादी थी। महाराजा रणजीत सिंह की तो राजधानी ही लाहौर थी। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर थी। कई जैसे करतारपुर कॉरिडोर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गुरुद्वारा पंजा साहिब जानते हैं आप, ये सारे जो बड़े हैं, गुरुद्वारा ननकाना साहिब जो है, ये बड़े जो गुरुद्वारे हैं जो सिखों के पवित्र धर्म स्थल हैं वो पाकिस्तान में ही रह गए। उसके लिए किसी तरीके का न तो कोई वक्फ बना और न किसी तरीके की कोई जो है इवैक्यू प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने ये जो बोर्ड है वो बना दिया। ये पाकिस्तान का इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है। ये इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, यानी ऐसी
धर्म के नाम पर दी गई चैरिटी की जितनी संस्थाएं थीं, जितनी प्रॉपर्टीज थीं, उन सब को क्लब करके पाकिस्तान ने ईटीपीबी बना दिया और एक बोर्ड बना दिया। यानी सरकार ही ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये किसी धार्मिक संगठन को नहीं गई, किसी धर्म को नहीं गई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सिख नहीं रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रह रहे हैं, उनके किसी ट्रस्ट को ये ट्रांसफर नहीं किया गया, बल्कि सरकार ने अपने पास ले ली। पाकिस्तान की सरकार इसकी कस्टोडियन है और पाकिस्तान की सरकार इसकी कस्टोडियन कैसी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर्टी के नाम पर क्या हुआ, वादा क्या था और हुआ क्या था। ये मोहम्मद अली जिन्ना का भाषण है जो कि पाकिस्तान की ईटीपीबी की वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है और यहां वो क्या कहते हैं, आई कैन नॉट एम्फसाइज इट टू मच, वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट and in course of time all these angularities of minority and majority communities, the Hindu community and the Muslim communities, because even as regard Muslim you have Pathans, Punjabis, Shia, Sunni and so on, and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on will vanish। यानी जिन्ना का आइडिया ये था कि भाई आगे चलकर हम ऐसी व्यवस्था, ऐसा समाज बनाएंगे जिसके अंदर ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मसला ही खत्म हो जाए, ये सिस्टम ही खत्म हो जाए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, देखते भी हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पलायन की समस्या है, पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन जिस तरीके से हुआ, आज भी ये स्थिति है कि कई लोग आते हैं जिनके लिए सीए और एनआरसी का जो बिल लेकर आए थे उसके अंदर वही प्रावधान किया जा रहा था कि 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं उनकी नागरिकता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक तो हैं लेकिन अब वो वापस लौट कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जो कि वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन है। बहरहाल अब हम आते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी जगहें हैं, ये आप देखिए कि ये पाकिस्तान की वो जगहें हैं जो कि धार्मिक जगहें थी, जो विशुद्ध रूप से धर्म के या समाज के लिए काम में आ रही थी। उन धार्मिक और सामाजिक जगहों के लिए भी जो वहां से काम लिया जा रहा था, वो चाहे हिंगलाज माता का मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा ननकाना साहिब हो, चाहे जो और दूसरे रिलीजियस ट्रस्ट हैं या दूसरी रिलीजियस जगहें हैं, ये देखिए आप यहाँ पर उनकी सारी लिस्ट दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी इमारतें हैं, जिसके अंदर मंदिर भी आते हैं। इसके अलावा वहां पे जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों को अगर आप देखेंगे तो गुरुद्वारों का प्रबंधन ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि सिख चूंकि केवल भारत में नहीं है, सिख दुनिया के कई इलाकों के अंदर हैं, वहां से वो दर्शन करने के लिए आते हैं। पंजाब को लेकर पाकिस्तान ने भी जिस तरीके की पॉलिटिक्स खेली, वहां से चाहे ब्रिटेन से, चाहे अमेरिका से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, वहां से जो कि सिख आते हैं वो वहां पर दान भी देते हैं, उसका अपकीप भी रखा जाता है। और इसलिए आपको हिंदू मंदिरों की तुलना के अंदर यहां पर ये जो गुरुद्वारे हैं ये ज्यादा बेहतर स्थिति के अंदर नजर आएंगे। जहां तक हिंदू मंदिरों का सवाल है, हिंदू मंदिर और चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट आप ले लीजिए, इस तरीके की कई इमारतें हैं जो कि पाकिस्तान के ईटीपीबी के पास में है। साथ ही पाकिस्तान का जो ईटीपीबी है वो बाकायदा इनका आप कह सकते हैं कि उनका जो है ऑक्शन भी करता है, यानी उन्हें बाकायदा नीलाम किया जाता है कि किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का प्रबंधन किया जा सके। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी कि पाकिस्तान किस तरीके से इनका प्रबंधन कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो सारा प्रबंधन है ये आपको यहां पर इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, आप जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जैसे श्राइन्स हैं, तो श्राइन्स में आप चले जाइए। इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाते हैं तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सर गंगाराम के बनाए हुए हॉस्पिटल हैं या उनकी बनाई हुई जो चीज़ें थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने सरकारी कब्जे के अंदर ले ली। यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी है और उस विष्णु मंदिर में अगर आप देखें तो उस विष्णु मंदिर का वर्चुअल टूर मैं कुछ देर पहले इस पर देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी मैं वो विष्णु मंदिर दिखा सकूँ। उसकी दशा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस दशा के अंदर वो मंदिर है और उसी से कल्पना की जा सकती है कि वहाँ पर प्रबंधन कैसा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मसला यहां पर यह है कि पाकिस्तान उसका अपने हिसाब से प्रबंधन करता है। ये जो देखिए ये वर्चुअल टूर है और यहां पर मंदिर की स्थिति आप भी देखिएगा जरा कि किस तरीके से वो वहां प्रॉपर्टी का प्रबंधन कर रहे हैं। सरकार ने प्रॉपर्टी सारी ले तो ली है, तो गवर्नमेंट के अंडर है, तो गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट की पाकिस्तान के अंदर सरकार की कितनी ही दिलचस्पी होगी, उन्होंने किसी धार्मिक संस्था को वहां पर भी, पाकिस्तान में हिंदू काउंसिल है, जगदीश वंकवानी जो है जो कि सांसद रहे वहां पे, वो जगदीश वंकवानी जो है वो अभी भी वहां पर व्यवस्था चलाते हैं इसकी
ये देखिए तारा, ये जगदीश वंकवानी है, रमेश वंकवानी माफ कीजिएगा, रमेश वंकवानी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के कर्ता धर्ता हैं और वो यहाँ पर इसको चलाते भी हैं, लेकिन उनके पास भी किस तरीके की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सरकार ने उन्हें इस काउंसिल के अंदर बना रखा हो। ये कृष्ण हाथ में कोई ताकत वागत कोई पावर हो, बिल्कुल वहां पर अभी भी ये देखिए, वहां पर तो ये व्यवस्था है कि वहां पर अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है। जब कोई हिंदू वहां पर जिसकी मृत्यु हो जाती है, चूंकि अस्थि विसर्जन की हिंदुओं में परंपरा है, उसके लिए ये सारे लोग कई साल तक इंतजार करते हैं। कई जब अस्थियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, आप देखिए 480 लोगों की अस्थियां लेकर कराची के पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत श्री रामनाथ महाराज भारत पहुंच चुके हैं और इंडियन एम्बेसी वीजा देने के लिए उसको धन्यवाद जताया है इन्होंने। कृष्णा तारा चंदानी जो है वहां पर काम करती हैं और फरवरी में एक बड़ा दल जो है वो पाकिस्तान से यहां पर आया था। उस समय हम लोगों ने खबर भी की थी, हमारे दर्शकों ने उसे पसंद भी काफी किया था, बिल्कुल देखा था वो। तो आप देखिए, ये हम विष्णु टेम्पल मुल्तान का देखते हैं। मुल्तान के विष्णु टेम्पल की स्थिति क्या है जरा आप देखिए, क्योंकि ये उसका वर्चुअल टूर है। उस मंदिर के अंदर फिलहाल स्थिति आपको ऐसी देखने को मिल रही है। ये है मंदिर और इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो उस मंदिर के नाम पर यहाँ पर केवल मलबे का ढेर आपको नजर आ रहा है। और ये पाकिस्तान की सरकार की ऑफिशियल साइट पे है। पाकिस्तान की ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट के ऊपर है कि ये मंदिर की साइट है। उन्होंने डेटा दे रखा है केवल कि यहाँ पर मंदिर था। इस मंदिर की जमीन को उन्होंने किसी को दिया नहीं है, लेकिन ऐसी सैकड़ों मंदिर हैं, ऐसे सैकड़ों वहां पर इमारतें रही जहां पर या तो कब्जे हो गए या सरकार ने उन्हें ऑक्शन कर दिया। यहां तक कि जो पाकिस्तान की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है DHA, उस DHA को अच्छी जो प्रॉपर्टीज थी, यानी पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के पास में जो अच्छी प्रॉपर्टीज थी वो पाकिस्तान की फौज के अधिकारियों ने, DHA ने ऑक्शन के अंदर ले ली। DHA के पास में उन्होंने बड़े बड़े वहां पर बंगले बना लिए हैं। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है। यानी हमारे यहां पर जो बहुत सारा हंगामा हुआ इन तमाम चीजों को लेकर, आप ये देखिए कि भारत के अंदर ये भारत की वेबसाइट है जिसके अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज के बारे में, हालांकि मैं वक्फ की भी बात कर लूं, पाकिस्तान में वक्फ का एक अलग किस्म से प्रबंधन होता है। यानी जो मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, यानी अगर आप देखें हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी और उनके प्रबंधन के लिए तो एक अलग ETP भी बना दिया गया। मैं वही देख रहा है पे आने वाला तो बड़ा है, आपने मेरे सवाल से पहली बात शुरू कर दी कि हम बात अभी हमने गुरुद्वारा की बात की, मंदिर की बात की, मस्जिदों की बात नहीं कर पाए अभी हम। पाकिस्तान में जो मस्जिद है वहां पे वक्फ जो डोनेट है, वहां किस तरह की क्या स्थिति है? देखिए वहां उसके लिए उन्होंने एक अलग विभाग बना रखा है जिसका नाम है औकफ विभाग। ये औकफ विभाग जो है ये उसका प्रबंधन करता है। उसके पास भी बहुत सारी जमीनें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोग वक्फ करते हैं, तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रबंधन औकफ विभाग करता है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की एक तरीके से मेजॉरिटी आबादी की बात, चूंकि वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी आबादी है, मुस्लिम आबादी वहां ज्यादा है, तो वो अपने वक्फ का प्रबंधन औकफ विभाग के जरिए करते हैं। जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी है, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, उस माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी का प्रबंधन कैसा हो रहा है वो मैंने आपको दिखाई दिया। ये पाकिस्तान का ETP भी है जिसकी वेबसाइट के ऊपर ये हिंदू विष्णु मंदिर जो है मुल्तान का, उसकी तस्वीर है। इसके अलावा जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, उसका भी जो आप देख लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि गुरुद्वारों का प्रबंधन जो है वो अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से हो रहा है, क्योंकि गुरुद्वारों के लिए दान ज्यादा तरीके से आता है। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो गुरुद्वारा है ये यहाँ पर बेहतर स्थिति के अंदर नजर आ रहा है, उसका अपकीप ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि हिंदुओं के पास में न तो वहां पर उस तरीके के साधन संसाधन हैं, ना उस तरीके की उनकी स्थिति है। तो शायद ये जो सिख गुरुद्वारे हैं उनका प्रबंधन यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है। और जो हिंदू प्रॉपर्टीज हैं, विष्णु मंदिर, उसकी स्थिति मैंने आपको बताई दी। जहां तक पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम प्रॉपर्टीज का सवाल है, वक्फ की प्रॉपर्टीज का सवाल है, जैसा मैंने आपसे कहा उसके लिए औकफ विभाग बनाया गया है और वो जो औकफ विभाग है वो उसका प्रबंधन करता है और उसके अंदर भी उसी तरीके से उसका अपकीप होता है। चूंकि मूलतः ये मुतवल्लियों की व्यवस्था पहले से चली आ रही थी जो कि इस तरीके की रिलीजियस प्रॉपर्टीज का प्रबंधन करती हैं, लेकिन वहां भी सरकारी नियंत्रण के अंदर ही है, वहां भी सरकारी नियंत्रण के अंदर ही है। औकफ विभाग उसका करता है। साथ ही जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू सिख, उनकी प्रॉपर्टी का प्रबंधन भी सरकार ही करती है, जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है। क्योंकि आपने देखा इसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं, चाहे वो श्राइन्स हों, चाहे अस्पताल हो, यानी उनके मंदिर हों। दयाल सिंह लाइब्रेरी दिल्ली के अंदर भी है जी, तो दयाल सिंह लाइब्रेरी वहां पर है। उस लाइब्रेरी चूंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर जो बना वो भी इसी के तहत आता है। इसके अलावा जो अस्पताल हैं वो हॉस्पिटल्स हैं, बाबा गुरु नानक स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो है। इसके अलावा एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो सारी जो इनसे रिलेटेड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड है, वो ETPB के ही पास में है।
प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या बेहतर है, मतलब भारत में भी जो वक्फ को लेकर लगातार कवायद चल रही है, पाकिस्तान का हमने अपने पड़ोसी मुल्क का भी जिक्र बता दिया, क्या लग रहा है अभी किस तरफ क्या रुझान लग रहा है? आपने बोला कि संसद से लेकर सड़क तक लगातार शोर मचा हुआ है। देखिए, इस मामले के ऊपर हंगामा ज्यादा बरपा हुआ है। देखिए, कभी भी लैंड है तो लैंड का आपको ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इफरात के अंदर जमीन है, जमीन तो सीमित ही है, भारत का नक्शा सीमित है, भारत की जमीन सीमित है, उसके अंदर जमीन का बेहतर प्रबंधन हम कर सकें, तो बेहतर प्रबंधन से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। उसके लिए भावनाएं किसी की हो सकती है, लेकिन अगर आप देखिए इस समय की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर जितना भी लगभग 99% के आसपास जो ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनें हैं, ये आप पूरा भारत का जो नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे के अंदर आप किसी भी राज्य के ऊपर आप हाथ रखें, जैसे आप दिल्ली पर रखते हैं, तो ये दिल्ली की सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सर्च भी कर सकते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करके कौन सी प्रॉपर्टी दिल्ली के कौन से हिस्से के अंदर वो प्रॉपर्टी है, रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, शिया सुन्नी, सारा शिया है, सुन्नी है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर खसरा नंबर से लेकर अगर आपको डिटेल पता है तो आप ये देख सकते हैं। यदि आपके परिवार ने भी कोई वक्फ किया है तो जमीन का बेहतर प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जो है वो काम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हम इसके इतिहास की बात कर रहे थे मृत्युंजय, इसका इतिहास समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक डिबेट मैंने पार्लियामेंट की निकाली है। ये पार्लियामेंट की डिबेट जो है ये सन 1954 की है, 23 अप्रैल 1954 की डिबेट है। ये वो डिबेट है जब पहली बार आजाद भारत के अंदर वक्फ का बिल लाया गया था। और ये जो वक्फ का बिल है ये बेसिकली सरकार नहीं लाई थी, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था। और ये अख्तर हुसैन जो हैं, श्री अख्तर हुसैन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, श्री अख्तर हुसैन उस समय से सांसद थे, वो ये बिल लेकर आए थे राज्यसभा के अंदर। ये रखा गया क्योंकि लोकसभा से पारित हो चुका है और यहाँ पर अख्तर हुसैन उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। लोकसभा के से पारित होने के बाद ये राज्यसभा के अंदर गया 23 अप्रैल 1954 को, और यहाँ पर उसके ऊपर पूरी डिबेट चली है। और इस डिबेट का पूरा रिकॉर्ड जो है, जिसके अंदर सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था, यानी उस समय जब बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी कि ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है, उसमें भी ये लिखा गया कि भाई बहुत सारे लोग चूंकि वक्फ करते हैं और वक्फ की आज़ादी से पहले की एक व्यवस्था रही है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी ना ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टीज वेस्टेड इन गॉड अलमाइटी, भगवान के नाम यानी ईश्वर अल्लाह के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी कर देता है कोई व्यक्ति, इसलिए नो मैन कैन हैव एनी राइट ऑफ ओनरशिप इन सच प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति का उसके अंदर अधिकार नहीं हो सकता है। ये तो एक तरीके से आपने चैरिटी के नाम पर, ईश्वर के नाम पर दान कर दिया, डोनेट ईश्वर के नाम पर आपने दी है वो जमीन, इसलिए सच प्रॉपर्टीज कंटिन्यू टू रिमेन एटर्नली डेडिकेटेड टू द पर्पस कंसिडर्ड बाय इस्लामिक लॉ एज पायस, तो इस्लामिक कानून के अनुसार। प्लस इसके अंदर यह भी इस चीज का जिक्र है कि अविभाजित भारत में, अंग्रेज भारत के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग किस्म की व्यवस्था थी, इसलिए जो आज नारा चलता है कि एक भारत एक व्यवस्था, तो उसमें इसी नारे के साथ में इसको लाया गया था कि भाई एक भारत है, अब एक हम हो चुके हैं, तो इसलिए पूरे देश के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसलिए एक बिल के तहत, एक कानून के तहत उसे लाया जाए, लेकिन इसमें भी वो प्रावधान किया गया कि भाई चूंकि शिया और सुन्नियों के बीच में अलग अलग विवाद चलते हैं, इसलिए हम शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रावधान इसके अंदर करना चाहते हैं। तो ये उसका रिकॉर्ड है, अगर कोई इसे देखना चाहे तो ये पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर पूरी डिबेट अवेलेबल है, जिसके अंदर उस समय में किस भावना के साथ क्या बात करते हुए ये बिल लाया गया था। साथ ही हमें इसका अतीत भी देखना पड़ेगा कि इस बिल की जरूरत क्या हुई और इसकी जो पीछे पूरी धारा चली आ रही है, क्योंकि आज आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, किसी इमारत को देख रहे हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी नींव क्या थी, उसकी जड़ क्या थी, उसके पाए कैसे खड़े किए गए थे, खंडहर बता रहे हैं, इमारत तो इसीलिए तो ये जो सारी चीजें हैं, इसकी जड़ें उस इतिहास के अंदर दबी हुई हैं, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से भी जुड़ा हुआ है, जो भारत के अविभाजित भारत का जो अतीत है उससे भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए ये जो सारा विवाद हो रहा है, इसके अंदर जमीन के बेहतर प्रबंधन का जो मसला है वो शायद ज्यादा बड़ा मसला है, उसको ज्यादा गौर देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय हम तक इस सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और आप लोगों को क्या लगता है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वक्फ बिल को लेकर भारत की भी बात की हमने, भारत की आज़ादी से पहले की बात की, आज़ादी के बाद की बात की, वर्तमान की भी बात की, इतिहास की भी बात की। क्या लगता है आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला।